नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको अपने और आपके यूट्यूब चैनल मिशन कलम क्रांति पर। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, औद्योगिक क्रांति क्लास एनसीईआरटी के क्लास 11 का चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे। उसमें पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, औद्योगिक क्रांति क्या है, वो औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, औद्योगिक क्रांति कहाँ सबसे पहले हुआ, औद्योगिक क्रांति को पहचानेंगे कैसे। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ, तो ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, उसके कई सारे की फैक्टर थे। ये सारे चीज़ों को हम लोग ना डेप्थ में 36-37 मिनट की वीडियो में देखा था। आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, दूसरा वीडियो आज देखेंगे, है ना। और आज हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के टाइम में जो 5 बड़े परिवर्तन हुए, 5 बड़े परिवर्तन या 5 हुआ परिवर्तन, जिस सबको मिला करके हम कह सकते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति है। उस 5 की फैक्टर या 5 मेजर चेंजेस को आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यही हम लोग देखेंगे। औद्योगिक क्रांति देख ही चुके थे, 5 मेजर चेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति के 5 बड़े परिवर्तन। पहला उसमें क्या, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में परिवर्तन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब हो गया वस्त्र उद्योग, यानी कि कपड़ा उद्योग में क्या परिवर्तन हुआ वो देखेंगे। दूसरा देखेंगे स्टीम पावर, यानी कि वाष्प शक्ति में जो परिवर्तन है, यानी कि मशीन आप क्या वाष्प पावर, स्टीम पावर से चलने लगा, उसको डिटेल में देखेंगे। पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट देखेंगे, एकदम निश्चिंत से, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, है ना। आयरन एंड कोल इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन हुआ, आयरन ओर के वजह से, है ना। और कोल यानी कि कोयला, आयरन और लौह अयस्क और कोयला के वजह से क्या परिवर्तन या उसमें क्या परिवर्तन हुआ उसको देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या परिवर्तन। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी कि परिवहन में क्या परिवर्तन। परिवहन का मतलब होता है, या ट्रांसपोर्ट का मतलब कि किसी एक जगह से दूसरी जगह सामान यानी कि वस्तु या व्यक्ति को ले जाना लाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में भी 2 चेंजेस देखने को मिला। एक क्या था, कैनाल यानी कि नहर, बहुत सारे नहर ने कैसे परिवहन के साधनों को आसान किया। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या, रेलवे यानी कि रेल लाइनों ने कैसे परिवहन के साधनों को चेंजेस किया। 5वां जो मेजर चेंजेस है ये आपको देखेंगे सिटी यानी कि टाउन यानी कि शहर में क्या परिवर्तन आया, कैसे शहर बने, शहर की समस्याओं को भी फिर डिटेल में देखेंगे। ट्रेड यानी कि व्यापार वाणिज्य में क्या बदलाव आया, कैसे परिवर्तन हुए, ये देखेंगे। 5वां फाइनेंस यानी कि वित्त यानी कि पैसा, इंडस्ट्री को पैसे काम करने के लिए पैसे कहाँ से आया, कैसे आया, उन सारे चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं ना। पहला जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति में जो सबसे बड़ा और सबसे पहले जिस चीज में परिवर्तन आया, बदलाव आया, वो क्या था, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग था। इसमें कैसे क्यों बदला आया, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने देखा था औद्योगिक क्रांति किसको कहते हैं कि 17वीं शताब्दी के मतलब मध्य में, यानी कि 1750 से लेकर के 1850 AD यानी कि ईस्वी तक ब्रिटेन में यानी कि यूरोप में उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आया था उसको मेनली हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति कहा था। अब क्या है, वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा बनाने के उद्योग में क्या होता, अलग अलग तरह के परिवर्तन। पहले जो हाथ से बनाए जाने वाली चीज़ें थी वो अब सारे चीज़ें मशीन पे शिफ्ट होने लगी। तो क्या क्या मशीन का आविष्कार हुआ, कौन से मशीन ने किस तरह से रोल अदा किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एवॉल्व करने में, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए बहुत सारे चेंजेस थे, है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला जो आपको देखिए मशीन जो आया, तो समझ में आया कि सबसे पहला औद्योगिक क्रांति में अगर सबसे पहला बदलाव कहीं पे दिखने को मिला वो किसमें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग में। उसमें क्या होता है, तो देखिए 1733 में 1733 ईस्वी में आपको 1733 में क्या होता है, जॉन के नाम के व्यक्ति होते हैं, है ना। जॉन के क्या करते हैं, आपको एक मशीन आविष्कार करते हैं, उसका नाम क्या रहता है, फ्लाइंग शटल। ये 1733 में क्या होता है, जॉन के नाम के भाई साहब रहते हैं, जॉन के ये क्या करते हैं, फ्लाइंग शटल, है ना। फ्लाइंग शटल नाम, हिंदी में भी फ्लाइंग शटल कहते हैं और इंग्लिश में ये क्या है मैं समझा देता हूँ। फ्लाइंग शटल नाम का एक क्या मशीन इन्वेंट करते हैं। इसका क्या करता है, ये मशीन आपको जो बुनाई का काम जो बहुत स्लो में अभी तक हो रहा था वो अब क्या बहुत स्पीड में होने लगा। यानी बुनाई का मतलब देखिए कपड़ा कई प्रोसेस में बनता है, आप 8th 9th में पढ़े होंगे साइंस में। पहले तो कॉटन
धागा, वो कॉटन जो होता है वो आपको क्या खेत में उगता है, उस कॉटन को थोड़ा मतलब अलग अलग प्रोसेस से क्या करता है, धागा बनाया जाता है, जिसको धागा बनाने, कॉटन से धागा बनाने को क्या कहते हैं, स्पिनिंग, है ना। आपको क्या बोलते हैं उसको, स्पिनिंग, है ना। उसके अलावा उससे धागा से फिर कपड़ा बनाने को क्या कहते हैं, वीविंग, यानी कि बुनाई कहते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जॉन के क्या करते हैं, फ्लाइंग शटल नाम का मशीन आविष्कार करते हैं। इस मशीन के बन जाने से वीविंग यानी कि सिलाई, बुनाई, जो कपड़े का जो बुनाई होता है, जो धागा से जो कपड़ा बनता है, वो पहले एक आदमी मिल करके पूरा दिन में लगाने के बावजूद भी एक शर्ट लाइक कपड़ा बुन पाता था। अब ये ऐसा मशीन आविष्कार कर देते कि एक साथ 8-9 धागा एक साथ जुड़ रहा है, बहुत तेजी से बुनाई होने लगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। दूसरा चेंजेस क्या है आपको देखिए, तो आपको याद रखना है कि 1733 में जॉन के ने क्या करा, फ्लाइंग शटल नाम का मशीन आविष्कार करा था, जिसका काम क्या था, कपड़ा को तेजी से बुनना, यानी कि धागा को असेंबल करके कपड़ा बनाना। तो ये था। तो पहला चेंजेस आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है, जॉन के। अब क्या करते हैं ये, फिर कुछ देखिए, औद्योगिक क्रांति ये कौन एक दिन का घटना नहीं हो कि बधाई हो आपको औद्योगिक क्रांति हुआ, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। समय के साथ अलग अलग तरह के मशीन अलग अलग टाइम पे डेवलप होते गए, जिसने कंबाइंड रूप से एक नए उत्पादन के साधनों, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट किया, दिखाया, जिसको हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति कहा। एक दिन किसी, अगर आपको ये पूछे कि औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो कोई एक डेट नहीं है इसका प्रॉपर, ये आदमी थोड़ी कि जन्म इसका हुआ था, एक लंबा प्रोसेस का पार्ट है। तो जॉन के क्या करे, ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए। अब आप इसके कुछ समय के बाद आप क्या आते हैं, एक हारग्रीव्स भाई साहब आते हैं 1765 में। 1765 में हारग्रीव्स नाम के भाई साहब आते हैं। अब पता ये लोग जो साइंटिस्ट नहीं है, कोई नाई है, कोई लोहार है, कोई सोनार है, जो मशीन का जो आविष्कार करे, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में PhD किया हुआ है, कोई व्यक्ति हम बताएंगे। एक टॉपिक है कि हु वर इन्वेंटर, उसको हम लोग डिटेल से डील करेंगे। 1765 में जेम्स हारग्रीव्स नाम के जो भाई साहब हैं, एक ये मशीन आविष्कार कर देते हैं। इसका नाम क्या रहता है, स्पिनिंग जेनी। इंग्लिश में भी वही बात कहेंगे, हिंदी में भी वही, स्पिनिंग जेनी नाम है ना। मेरा नाम इंग्लिश में भी जितेंद्र होगा, हिंदी में भी जितेंद्र ही होगा, है ना। तो स्पिनिंग जेनी नाम का क्या करता है, ये मशीन का आविष्कार करता है। ये मशीन क्या करता है, कपड़े की क्या बोलते हैं, कताई तेजी से करने लगता है। सूत काटना, यानी कि जो कॉटन बॉल होता है, रुई जो होता है, रुई से धागा बनाने का काम तेजी से करने लगता है। तो देखिए, जैसे धागा तेजी से बनेगा, बुनाई का मशीन पहले जॉन के बना चुका है, तो जब धागा तेजी से बनेगा तो बुनाई भी तेजी से होगा, बुनाई तेजी से होगा तो अब उत्पादन भी क्या तेजी से होगा, उत्पादन तेजी से तो मार्केट बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, यूरोप का अर्थव्यवस्था चेंज हो जाएगा। पूरा चेन है। मैं लास्ट में जब कंक्लूजन दूंगा ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये बहुत लंबा लेंथी टॉपिक है, हमको बड़ा मेहनत लगा इसको बनाने में, कवर करने में, है ना। तो ये देखिए क्या होता है, ये जेम्स हारग्रीव्स क्या करते हैं, 1765 में आपको क्या कर देते हैं, आविष्कार कर देते हैं, क्या, स्पिनिंग जेनी का। ये मशीन क्या था, जो तेजी से कताई, यानी कि रुई से धागा बनाने का, पहले हाथ से कटा था, वही ना। ये एक चीज है कि हैंडीक्राफ्ट उद्योग का स्थान क्या लिख लिया, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री ने ले लिया, वही तो औद्योगिक क्रांति है। तो ये था। अब फिर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। अब 1769 में समय के साथ वो धागा थोड़ा सा कमजोर होता है। 1769 में आर्कराइट नाम के भाई साहब आते हैं, ठीक है। आर्कराइट क्या करता है, ये वाटर फ्रेम नाम का एक मशीन बना देते हैं, वाटर फ्रेम। ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का मशीन था। ये इससे जो कटा हुआ धागा होता है, ये और ज़्यादा मजबूत होता है। कटा मतलब वही स्पिनिंग, मतलब रुई से धागा बनाना। इससे जो कटा हुआ चरखा का काम क्या था ना, गांधी जी चरखा चलाते थे, मतलब रुई से क्या करते हैं, धागा बनाना। इस मशीन से जो 1769 में आर्कराइट बनाते हैं, उस मशीन से जो धागा कटता था वो और ज़्यादा मजबूत होता था। पहले की तुलना में जो फ्लाइंग स्पिनिंग जेनी था, उससे और ज़्यादा मजबूत होता है। तो और देखिए, कपड़ा के क्वालिटी में चेंज आने लगा, तो पैसा में भी चेंज आने लगेगा ना, और ज़्यादा वो थोड़ा कॉस्टली मिलने लगेगा, जो और यूरोप की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। फिर आपको क्या आते हैं 17 आपको ये नाम याद नहीं रखना है, एक बार खाली बस माइंड में एक मैप बनाते चल जाना है, रटने का कोई काम ही नहीं है कि ऐसा ऐसा भी कुछ हुआ था। फिर लास्ट में जब कंक्लूजन देंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये सारी चीज़ें भी हुई थी। तो बस एक बार आराम से ध्यान से एक बार दो बार इसको सुनना है, बस लिखना उखना बाद में। चलिए फिर क्या करते हैं, ये क्रॉम्पटन नाम के व्यक्ति आते हैं ना, ये सब लोग कॉमन व्यक्ति, क्रॉम्पटन नाम है, इंग्लिश में भी क्रॉम्पटन ही होगा, ये लिख दिए क्रॉम्पटन। ये आते हैं, ये क्या करते हैं आपको 1779 में
1779 में एक मशीन बनाते हैं, उसका नाम रहता है स्पिनिंग म्यूल। देखिए नाम में स्पिनिंग लगा तो समझ जाइए, स्पिनिंग म्यूल। ये भी क्या, धागा को कहते हैं, रुई से धागा बनाने का मशीन। ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे और ज़्यादा धागा का जो कताई होता है, मतलब रुई से धागा बना और स्पीड और मजबूत होने लगता है। तो इससे देखिए और भी क्वालिटी इंप्रूव हो गया। अब जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलता है 1785 में, है ना। 1785 में आप एक नए व्यक्ति आते हैं, एक भाई साहब, वो आपको नया मशीन बनाते हैं, उसको थोड़ा सा ये और ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में और ज़्यादा इम्प्रूव लाता है। आप देखिए 1785 में एडवर्ड क्राइट नाम के व्यक्ति थे, एडवर्ड कार्टराइट, है ना, नाम है, आपको याद नहीं रखना, बस समझ लेना कि हाँ कुछ है, इस तरह का नाम है। एडवर्ड कार्टराइट नाम के व्यक्ति थे। ये क्या बनाते हैं, पावर लूम बनाते हैं, पावर लूम। पावर जैसे ही नाम आया तो आपको समझ में आ गया कि कोई ऐसा चीज़ जो मशीन से चलता होगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलता। पावर का मतलब है ना पावर, कि जिसके वजह से कुछ बड़ा चेंजेस आए, तो मतलब एक ऐसा ही मशीन बना देते हैं पावर लूम, जिसको कहते हैं, जो हाथ से कताई के जगह पे, जो छोटे छोटे मशीन थे उसके कताई के जगह पे ये मशीन पावर से, स्टीम पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब अभी के मॉडर्न रूप में नहीं, वो अलग चेंजेस है। मतलब स्टीम से, पावर से चलने वाला क्या है, आपको एक मशीन बना देते हैं, जिसको पावर लूम ही कहते हैं। इंग्लिश में भी, हिंदी में भी पावर लूम कहते हैं उसको। और अगर आसान भाषा में करना है तो वाष्प चलित करघा, लेकिन ये आप लोग पावर लूम ही यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रेन यूज करते हैं ना हिंदी में, डॉक्टर यूज करते हैं ना, उसी तरह से पावर लूम आप हिंदी में यूज कर सकते हैं। हिंदी में इसको वाष्प चलित करघा कहते हैं। तो ये पावर लूम आविष्कार करते थे। ये क्या करता है, ये आपको सुई धागा के कताई में बहुत क्रांति ला देता है। मशीन से आप जितने भी आप जो धागा कताई होता था पावर से, आप उसमें क्या करा था, अपने आप उसमें धागा डाल दीजिए, अपने आप पावर से चलता था। उसमें हाथ का भी, कोई मजदूर का भी उतना रोल नहीं रहता था, बहुत नॉर्मल रोल रहता है। तो ये सारे चेंजेस आपको क्या है, देखने को मिलता है। आप देखिए, तो ये समझ में आया कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड कार्टराइट में काम 1785 में। क्यों करा था कि वो इससे पावर से क्या, स्टीम पावर से चलने लगा, जिससे और तेजी से क्या होने लगा, आपको धागे की कताई तेजी से होने लगी। ठीक है, तो धागे की कताई देखिए, मशीन में भी जो पावर से चलने वाला मशीन है, जैसे जनरेटर टाइप, उससे आविष्कार होने लगा, उससे काम होने लगा। फिर आप देखिए अगला में क्या होता है। अब 1750 में एडवर्ड कार्टराइट, आपको ध्यान बस थोड़ा थोड़ा सा रखते जाना कि हम लोग आगे इससे ढंग से चढ़ेंगे। अब क्या है, आपको 1825 में, है ना, 1825 में आपको रिचर्ड रॉबर्ट्स नाम के व्यक्ति आते हैं। रिचर्ड रॉबर्ट्स, हिंदी इंग्लिश में भी रॉबर्ट्स ही कहेंगे, रिचर्ड रॉबर्ट्स आते हैं। ये क्या करते हैं, ऑटोमेटेड वीविंग मशीन, ऑटोमेटेड वीविंग मशीन। देखिए ऑटोमेटेड का नाम है कि खुद से चलने वाला, वीविंग मतलब बुनाई करने वाला, मशीन तो जानते ही हैं, मतलब खुद से स्वचालित बुनाई मशीन, यानी कि अपने से चलने वाला बुनाई मशीन का आविष्कार कर देते हैं कौन, रॉबर्ट्स। आप उसमें क्या कर देना, अभी देखिए इससे पहले क्या देखे थे, पावर लूम का आविष्कार हो गया, मतलब मशीन से चलने वाला करघा, उसमें सिर्फ कॉटन डाल दीजिए, अपने से वो कताई होकर के आपको धागा बन जाएगा। अब क्या, ऑटोमेटेड वीविंग मशीन आ गया, अब धागा को मशीन में डाल दीजिए, अपने आप वो कपड़ा बन जाएगा। तो इस तरह के मशीन आपको आविष्कार हो गया। तो उसने भी क्या करा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया, जिसके बाद आप कैसे आगे उसमें फिर चर्चा करेंगे। अब एक और चेंज देख लीजिए, 1846 में इलियास हो नाम के व्यक्ति क्या करते हैं, सिलाई मशीन, जिससे कपड़ा का जो अलग अलग रूप, शर्ट बनाइए, पैंट बनाइए। इलियास हो नाम के व्यक्ति क्या करते हैं, 1826 में सिलाई मशीन का आविष्कार कर देते हैं, जिससे आप कपड़ा को अलग अलग डिजाइन दिया जाने लगा। तो ये सारे मिल करके पूरा कंबाइंड रूप से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या कर देता है, बढ़ावा दे देता है, क्रांति ला देता है, बदलाव ला देता है। अभी जो इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले भारत से बना हुआ कपड़ा अपने यूरोप में मंगवाता था, इंग्लैंड में मंगवाता था, फिर पूरे यूरोप में बेच करके कमाता था। लेकिन अब क्या करने लगा, जब उसके बाद औद्योगिक क्रांति वहाँ हो गया, यहाँ का पॉलिटिकल पावर, भारत का पॉलिटिकल पावर इंग्लैंड ब्रिटेन के पास
पास आ गया। तो यहाँ से अब सिला हुआ कपड़ा के स्थान पे, बना हुआ कपड़ा के स्थान पे कॉटन, रॉ कॉटन यानी कि जो कॉटन है उसको मंगाता था, फिर वो अपने मार्केट में बनाता था, अपने इंडस्ट्री में बनाता था और हमारे जैसे कॉलोनी पे आकर के क्या बेच देता था। तो यहाँ के जो कॉटेज इंडस्ट्री था, जो हाथ से बनाने वाला इंडस्ट्री था, उससे जुड़े हुए जो रोजगार से जुड़े लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का यूरोप में तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, भारत में भी बड़े पैमाने पे प्रभाव पड़ा। तो क्या पड़ा समझे कि देखिए यहाँ से इंग्लैंड वाले यहाँ से कपड़ा खरीद के ले जाते थे, अब क्या रुई खरीद के ले जाते थे, अब धागा बना करके हमारे ही बेच देते थे। तो यहाँ की इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया और वो लोग खूब बढ़िया थे क्या है, पूरे भारत में अन्य उसका जितने भी कॉलोनी थे उस सब में भी अपने कपड़ा इंडस्ट्री को बढ़ाया। फिर बम्बई में टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाया, गुजरात में बनाया, बम्बई फिर बाद में गुजरात महाराष्ट्र में बनता। अच्छा, इसमें भी आपको मैनचेस्टर, लिवरपूल जैसे कई सारे शहर बने जो क्या कपड़ा इंडस्ट्री के सेंटर बने, और भी कई सारे सिटी है। मैनचेस्टर, लिवरपूल सबसे बड़ा उद्योग था। आप जीके में भी पढ़ते होंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है ना, अहमदाबाद को। गुजरात में जो शहर है अहमदाबाद, वहाँ पे जैसे मैनचेस्टर में जिस प्रकार के बड़े पैमाने पे कपड़ा बनता है, उसी तरह से भारत में क्या है, अहमदाबाद है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे कपड़ा बनता है। तो ये देखिए पूरा एक चक्र था जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है, परिवर्तन ला दिया। अब हाथ की जगह पे क्या है, जो 1000 लोग मिल करके पूरे दिन काम करने के बावजूद भी 10-50 कपड़ा बनाता था, अभी एक मशीन नॉर्मली कई लाख कपड़ा बना देगा, कई हजार मशीन। तो वहाँ के लोग लगभग बेरोजगार हो गए। आगे चर्चा करेंगे कैसे एक नया क्लास का डेवलपमेंट हुआ। देखिए हम क्लास वाइज ले रहे हैं, टॉपिक वाइज तो इसमें लंबा सा चलेगा, तो ध्यान से अगर धैर्य से देखेंगे तो आप इसको आप यूपीएससी बीपीएससी मेंस लेवल तक आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चैप्टर हो गया समाप्त। टेक्सटाइल में जो हो गया काम, क्या क्रांति आया उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग स्टीम पावर यानी कि वाष्प चालित पावर में क्या परिवर्तन आया, उसको हम लोग प्रेम से समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको ढंग से धनी मिटाने दीजिए मुझे, जिसका होता चला जाएगा हम मिटाते चलेंगे, फिर हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट तो यहाँ है ना, पॉइंट का काम खत्म, तो पॉइंट क्यों रहेगा, आप एक एक सीधे चलेगा है ना। अब जब दूसरा पॉइंट आएगा दूसरा पे चर्चा होगी, फोकस होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, स्टीम पावर यानी कि वाष्प शक्ति है, उसका प्रयोग क्या होने लगा है ना। वाष्प शक्ति जो था, वाष्प शक्ति उसका प्रयोग, स्टीम पावर यानी, अच्छा ये पहले क्या होता है समझ लीजिए। सबके घर में तो कुकर होगा ही, कुकर में जो देखते हैं, कुकर में जो सीटी लगा रहा था वो कैसे ऊपर हो जाता है, किस चीज़ की वजह से ऊपर होता है, वही स्टीम मतलब भाप, जिसको हम लोग आम मैथिली में बोलते हैं भाप, और थोड़ा स्टैंडर्ड में उसको क्या कहते हैं, वाष्प। तो वही जो वाष्प है जिसको वेपर कहते हैं या स्टीम कहते हैं, उसके वजह से बताइए कि कुकर का सीटी कितना भारी होता है, उसको किसी फेंक के मारिए तो कपार फट जाएगा है ना, इतना स्ट्रांग होता है। उसको एक छोटा सा भाप क्या है, स्टीम क्या उठा देता है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद अगर वो नहीं निकलेगा तो कुकर ब्लास्ट कर जाता है, इतना ताकत होता भाप में। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद जो यूरोप के, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने कहा कि यार जब ये भाप से इस तरह सोचा तो मशीन क्यों नहीं चला जा सकता है, अन्य सारी चीज़ें क्यों नहीं चल सकती, स्टीमर नाव क्यों नहीं चलाया जा सकता, रेल क्यों नहीं चलाया जा सकता उस पावर का यूज कर करके। तब उन लोगों ने दिमाग लगाया, तो जो बड़ा आविष्कार आपको हुआ कि इसमें स्टीम पावर जनरेट होने लगा। अब इसमें क्या, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है, स्टीम पावर यानी कि भाप से अलग अलग प्रकार की मशीनें चलाई जाने लगी। उसमें बोट्स हो जाए यानी कि नाव हो जाए, पानी का जहाज हो जाए, या रेलवे हो जाए धीरे धीरे, या कपड़ा इंडस्ट्री का बहुत सारा मशीन हो जाए, या अन्य जो भी वस्तु बनाने वाली मशीन है वो भाप से बनाया जाने, भाप से इंजन जो बना है उससे चलने लगा है ना। पहले भी आप स्टीम डिटेल में इसको चर्चा करते हैं। आप देखिए तो समझ में आया कि भाप को एज अ पावर, एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाने लगा है ना। देखते हैं लाइट देते हैं, पंखा चलने लगता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो वही भाप के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाने लगा। तो वाष्प से ये चलने लगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ सबसे पहले, तो सबसे पहले अगर कहीं यूज हुआ वाष्प शक्ति का तो आपको होता है माइंस इंडस्ट्री में। माइंस यानी कि खान उद्योग में, माइंस यानी कि खान समझते हैं ना, मोहम्मद अली खान वो वाला खान नहीं। खान का मतलब हुआ जमीन के नीचे वो स्थान जहाँ से हम लोग कोयला, लोहा, सोना, तांबा जो भी चीज़ है वो निकालते
निकालते हैं। खान मतलब ज़मीन के नीचे का जगह जहाँ से हम कुछ निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टीम पावर का यूज अगर कहीं हुआ तो आपको कहाँ हुआ? माइंस इंडस्ट्री में हुआ, खान उद्योग में। थॉमस सेवरी नाम के भाई साहब थे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ स्टीम पावर का यूज? माइंस इंडस्ट्री में। थॉमस सेवरी, है ना, थॉमस सेवरी नाम के भाई साहब थे। इन्होंने क्या करा? माइंस फ्रेंड नाम से एक मशीन बनाया, स्टीम पावर, स्टीम इंजन बनाया। माइंस फ्रेंड यानी कि खनक मित्र, खनक मित्र नाम से ये क्या बना? एक मशीन बना। ये क्या करता था? अब देखिए, कोयला का खान हो या कोई भी खान, जब नीचे खुदाई करते तो नीचे पानी आ जाने लगता है। तो वहाँ से पानी को निकालने के लिए क्या करा? एक मशीन थॉमस सेवरी ने बनाया। उस मशीन का क्या नाम था? माइंस फ्रेंड यानी कि खनक मित्र नाम से। इसका यूज क्या हुआ कि नीचे से पानी निकाल करके करा, फिर से वो आगे खुदाई करता था। तो पहला जो स्टीम से चलने वाला अगर इंजन कोई बना तो थॉमस सेवरी का माइंस फ्रेंड नाम का मशीन था, ठीक है। और फिर देखिए समय के साथ बहुत सारा बदलाव आते चला गया। ये आपको कब बनाया था इन्होंने? आपको इसका डेट वही 17 के आसपास में बनाया था, ठीक है, 1710 के आसपास में। और फिर आते हैं एक न्यूका में, थॉमस न्यूका नाम के भाई साहब आते हैं, ठीक है। अब इसका चर्चा करते हैं हम लोग। आपको 1712 में, है ना, 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन, हिंदी में भी थॉमस बोलते हैं, इंग्लिश में थॉमस न्यूकॉमेन, न्यूकॉमेन ये भाई साहब आते हैं। ये क्या करते हैं? आपको न्यूकॉमेन ई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थॉमस न्यूकॉमेन आते हैं, ये आपको एक स्टीम इंजन बनाते हैं, ठीक है। एक स्टीम इंजन यानी कि भाप से चलने वाला इंजन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंजन क्या होता है? ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। ये इंजन का जो ऊर्जा जो होता था, इससे आपको जो कंडेंसेशन होता है ठंडा करने वाला मशीन, उसमें ही खपत हो जाता है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसी की कमी को क्या है, जेम्स वाट ने क्या करता है, समझ आता है कि अच्छा इस मशीन में क्या क्या कमी था। तो जेम्स वाट आता है, थॉमस न्यूकॉमेन के जो इन्वेंशन था उसमें उसको ऑब्जर्व करके उसकी कमियों को पहचान करके ये आपको 1764, है ना, 1764 में एक नया स्टीम इंजन बनाता है ना, एक नया स्टीम यानी कि भाप से चलने वाला इंजन बनाता है जो काफ़ी इफेक्टिव रहता है ना। ये इससे ट्रेन, बोट, बहुत सारे इंडस्ट्री के मशीन सब चलाए जाने लगे। तो ये इंजन काफ़ी इफेक्टिव होता है। जेम्स वाट, इसका नाम रहता है जेम्स वाट, ठीक है। जेम्स वाट भाई साहब बनाते हैं स्टीम इंजन जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ये 10 साल बाद लगभग 1775 में क्या करता है, इसका एक कारखाना, फैक्ट्री बना देता है। और 1830 तक, है ना, 1814 के आसपास में ये पूरे यूरोप में जो इसका स्टीम इंजन रहता है, किसका? जेम्स वाट का जो स्टीम इंजन रहता है फैल जाता है। हर फैक्ट्री में, मशीन में, स्टीमर में, बोट में, रेलवे में इसके मशीन का यूज होने लगता है। तो अब जो धक्का दे करके या अन्य चीज़ों से चलता था मशीन, वो भाप शक्ति से चलने लगा, यानी कि उसकी गति में तेजी आने लगा। गति में तेजी आएगा तो उत्पादन में ऑलरेडी तेजी होता, तो मार्केट तक रिच तेजी से बढ़ेगा, स्पीड में बढ़ेगा। इस मार्केट तक तेजी तो ज़्यादा व्यापार होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा इनकम ज़्यादा बढ़ेगा। तो भाप इंजन का ये सारे चीज़ें थी। तो अब इसमें यूरोप में स्टीमर, रेलवे, ट्रेन, मशीन सारे चीज़ भाप इंजन से चलाया जाने लगा। तो इन सब ने क्या करा? औद्योगिक उत्पादन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या करा? बूस्ट करा। बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ। तो इतना समझने में हमको लगता है किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, फिर हम उसको रिस्पॉन्स कर देंगे, बता देंगे कैसे क्या। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक था, अब स्टीम पावर का क्या चेंजेस देखने का, स्टीम पावर के वजह से जो परिवर्तन आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो दूसरा पिलर था जिसने औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, वो स्टीम पावर, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको है आयरन ओर और कोल इंडस्ट्री। अब देखिए इसने भी क्या करा, औद्योगिक क्रांति में क्या बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, है ना। अब देखिए आयरन ओर और कोल इंडस्ट्री, या इसने कैसे परिवर्तन लाया, इसको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए कोई भी मशीन बनेगा तो उसमें लोहा का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है। तो यूरोप में इसी जो 18वीं सेंचुरी है, 18वीं शताब्दी, उसी के आसपास में बड़े पैमाने पे लोहा का खान यानी कि लोहा का माइंस मिलने लगा।
बड़े पर अच्छा लोहा नीचे में ऐसे नहीं कि जैसे ये लोहा इसमें मान के लगा स्टील है, ये लोहा जैसे हम लोग घर में रॉड के रूप में देखते हैं उस तरह का लोहा ऐसे नहीं मिलता है। नीचे में कीचड़ के फॉर्म में, एकदम कीचड़ भी नहीं उसके फॉर्म में रहता है, उसको निकाला जाता है, फिर उसको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद अशुद्धि जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको दूर करा जाता है, तब जाकर के उसको अलग अलग शेप में लोहा बनाया जाता है। तो लोहा ऐसी ऐसा है, तो लोहा को पिघलाने के लिए भी क्या है बहुत हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अभी तक हमारे मतलब इंडिया में उतना बड़े पैमाने पे वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग उसको पिघलाने के लिए हम जापान भेजते हैं। जापान हमसे आयरन और खरीदता है, उसी को पिघला करके स्टील लोहा बना करके हमको कई गुना दाम पे ज़्यादा बेच देता है। तो वो क्या है, यूरोप में आपको क्या होता है कोयल माइंस यानी कि कोयला आयरन और बड़े पैमाने पे मिल गया, लौह अयस्क जिसको हिंदी में कहते हैं लौह अयस्क, जिससे लोहा निकलता है, वो बड़े पैमाने पे मिल गया। उसको पिघलाने के लिए क्या कोयला का बहुत सारा खान भी आसपास में, जहाँ पे लोहा का खान है उसी के आसपास में कोयला का खान भी मिल गया ब्रिटेन में बड़े पैमाने पे। तो आयरन ओर को निकाल कर पहले, इससे पहले कोयला से पहले चारकोल का यूज किया जाता था। चारकोल इंग्लिश में भी चारकोल कहते हैं। चारकोल क्या होता है, लकड़ी को क्या ऑक्सीजन के एब्सेंट में, बिना ऑक्सीजन को अगर जलाइएगा तो उससे जो आपको कोयला के जैसा लकड़ी मिलता है, वो जला हुआ लकड़ी जो मिलता है एकदम राख के तरह रही, वो कोयला की तरह ही होता है, लेकिन वो का स्ट्रांग, उसको ऐसी पटकिएगा तो फूट जाएगा, इस तरह से रहता है। तो उसको चारकोल कहते थे। लेकिन चारकोल जलता था लेकिन उतना ज़्यादा हीट नहीं दे पाता था, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे पाता था कि लोहा आयरन और जो था ये लौह अयस्क उसको आसानी से पिघलाया जा सके। तो अब क्या कोयल मिल गया। कोयल में भी कई प्रकार के कोयल होते हैं, पता है, एंथ्रासाइट, पीट कोयला, एक और कोयला होता है ना, अलग अलग प्रकार के। तो क्या होता है इसी टाइम पीरियड में इंग्लैंड में डर्बी फैमिली आता है ना, डर्बी, अब्राहम डर्बी है ना, डर्बी फैमिली, इसमें 3 दादा बाप बेटा है, तीनों लोहा के बनाने में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहता है, सबको अब्राहम डर्बी के रूप में जाना जाता है। तो अब्राहम डर्बी नाम के व्यक्ति आते हैं, ठीक है, अब्राहम डर्बी। ये क्या करते हैं, कोयला से, कोल मतलब इंग्लिश में, हिंदी में कोयला कहते हैं, कोयला से क्या है कोक बना लेते हैं। कोक ये क्या होता है, जो कोयला रहता है उसमें से सल्फर निकाल करके, अन्य और भी कुछ इम्प्योरिटीज अशुद्धि को निकाल करके जो नया कोयला मिलता है उसे क्या कहते हैं कोक कोयला, यानी कि कोकिंग कोक कहते हैं उसको, कोकिंग कोयल कहते हैं। ये कोक कोयला क्या होता है, चारकोल से ज़्यादा टेम्परेचर कोयला देता है। कोयला का ही एक रूप क्या है कोक, ये बहुत अधिक टेम्परेचर देता था, जिससे लोहा को पिघलाना क्या हो जाता था, आसान होता था। लोहा के पिघलाने को कहते हैं स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, हिंदी में भी लौह प्रगलन कहते हैं, हिंदी में आप इसको कहते हैं स्मेल्टिंग, ये एल है, स्मेल्टिंग, इसको लौह प्रगलन कहते हैं हिंदी में, लौह प्रगलन। तो लोहा वो जो आयरन अयस्क था उसको बड़े पैमाने पे पिघलाना क्या कहलाता था, स्मेल्टिंग। वो प्रोसेस जिसके थ्रू आयरन और नीचे से निकला हुआ जो आयरन और है लौह अयस्क है उसे पिघलाना क्या कहलाता था, स्मेल्टिंग। तो उस स्मेल्टिंग को करने के लिए क्या है कोक कोयला काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हुआ। तो उसको किसने 1709 के आसपास में है ना, 1709 में आपको ये डर्बी भाई साहब जो है ये आपको कोक कोयला कहाँ 1709 में, हम कन्फ्यूज रहते हैं, 1709 में क्या करते हैं ये अब्राहम डर्बी कोकिंग कोयला आविष्कार कर देते हैं, जो आयरन अयस्क से लौह अयस्क को बहुत तेजी से पिघला देता था बहुत जल्दी, और उससे अशुद्धियाँ दूर करके क्या अलग अलग तरह के लोहा बनता था। तो 1709 में एक नया आविष्कार होता क्या है अब्राहम डर्बी की तरह कोक का। चारकोल का स्थान क्या लेता है कोक। चारकोल को आप एक तरह से लकड़ी सी समझ लीजिए, उसको जलाना। तो लकड़ी जलाने या कोयला जलाने में किसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा आप ही बताओ, कोयला में, ऑब्वियस बात है। तो वही कोयला का ही एक रूप कोक कोयला का आविष्कार कौन करते हैं, अब्राहम डर्बी। तो ये देखिए ये टेम्परेचर बढ़ाने में अच्छा काम करता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। चलिए ऐसे मेल्टिंग बता दिया कि लोहा को पिघलाने, लोहा अयस्क को पिघलाने का जो प्रोसेस होता है उसे ऐसे मेल्टिंग कहते हैं। जो कोकिंग कोयल के आने यानी कि कोक कोयला के आ जाने से बहुत स्पीड में बढ़ने लगा है ना, बहुत तेज़ी से होने लगा। अब अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आराम से। चलिए तो अब देखिए लॉ इंडस्ट्री यानी कि आयरन इंडस्ट्री कोक इंडस्ट्री में बहुत चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हेनरी कोल्ट नाम के व्यक्ति आते हैं ना, हेनरी कोल्ट ये नाम ही है, आपको सिर्फ एक बार दिमाग में ले करके चलना। हेनरी कोल्ट ये क्या करते हैं, एक नया तरह का मशीन आपको आविष्कार करते हैं जिसको पुडिंग फर्नेस कहते हैं।
फर्नेस। ये पुडिंग फर्नेस क्या होता है, इसमें आप क्या लोहा को डाल दीजिए और नीचे से टेम्परेचर दीजिए, उससे क्या लोहा पिघल करके उसमें से पानी के रूप में तो लिक्विड के रूप में बन जाएगा, अशुद्धि निकालने का एक मान के चलिए बड़ा सा बर्तन है ना, इसमें लोहा डाल दीजिए आयरन और उसको नीचे से टेम्परेचर दीजिए, पिघलाइए, अलग से पाइप को लगा जिससे अशुद्धि दूर हो जाएगा और अन्य दूसरा अशुद्धि इधर से क्या प्योर कोयला निकल लिक्विड के रूप में निकल जाएगा। अब उसको जो शेप देना है उसको दे दीजिए। इतना नहीं, यही हेनरी कोल्ट क्या करते हैं, एक अलग मशीन बना देते हैं, रोलिंग मिल। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल का आविष्कार कर देते हैं। रोलिंग, आप लोग एग रोल सुने होंगे ना, एग रोल डैश रोल है ना, रोल मतलब गोल गोल करने वाला, ठीक है। तो रोलिंग मिल का आविष्कार यानी कि गोला करने वाला मशीन का आविष्कार करते हैं। तो जो लिक्विड आयरन था या जो पिघला हुआ आयरन था उसको इस मशीन के थ्रू अलग अलग पाइप के रूप में लंबा लंबा गोल ये अलग अलग तरह का शेप देने टाइप में, रोलिंग में मतलब गोल करके किसी तरह का शेप देने लायक का मशीन बना दिया रोलिंग में। इससे क्या बहुत सारा पाइप बना, उसी पाइप से क्या पुल बना, वही लोहा अलग अलग तरह से पाइप बना या पटरी जैसा शेप देने लगा उसको, रेल का जो पटरी होता है रेलवे लाइन बना, बहुत सारा टंकी बनने लगा मशीन का जो इंडस्ट्री में यूज होने वाला। तो ये सब मिला करके क्या करता है आपको आयरन और कोल इंडस्ट्री, ये सब मिला करके आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा परिवर्तन पे क्या लगता है, बदलाव लगाता है। अब देखिए जब ये अच्छा इंग्लैंड के लिए में सबसे खासियत बात थी कि जो कोयला लोहा उसको एक ही नदी बेसिन के आसपास में, एक ही रिवर बेसिन था, एक ही द्रोणी क्षेत्र था जो नदी क्षेत्र था उसी के आसपास में मिल गया। अब उस नदी के आसपास में जो ब्रिटेन जानते हैं इंग्लैंड क्या है, बीच में आइलैंड कंट्री है, समुद्र के बीच में, तो आसपास समुद्री इलाका है, बीच में नदी वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास में ही उसका क्या कोयला लोहा ये सब का खान मिल गया। अब ये सब मिल गया नदी के आसपास में, उसके आसपास में समुद्र तट था, तो बड़े पैमाने पे क्या जहाज निर्माण की इंडस्ट्री का भी विकास हो गया। मतलब कि जहाज जो पानी का जहाज था उसके बनाने का बहुत सारे इंडस्ट्री डेवलप होने लगे, और पानी की इंडस्ट्री आपको बनाने के डेवलप होने लगे तो क्यों, क्योंकि सामान आप कोयला माइन निकल गया, लोहे का खान निकल गया, तो उसको एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना होगा, तो जहाज से ढू करके ले जाना, क्योंकि बहुत सारे नदी थी, नदी के बाद आगे नहर वाला बढ़ाएंगे, टॉपिक क्या है नहर, बहुत फिर उसके बाद बहुत सारा नहर बना लिया, तो पानी के थ्रू सामान सबको ले जाने के लिए जहाज बना, बहुत सारे चीज़ें जहाज बना, उसके साथ पोर्ट इंडस्ट्री, बहुत सारे पोर्ट बन गए, बंदरगाह जहाँ पे पानी का जहाज रुकता है, उससे सामान तेजी से क्या जहाज निर्माण का कारोबार बढ़ा, क्योंकि सामान को ले जाना, जैसे अभी ऑटो सब नहीं चलता है, बस चलता है, अब रेलवे सबका बहुत बड़े तेजी से चल रहा है, एयरपोर्ट चल रहा है, आदमी और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, उसी तरह से बड़े पैमाने पर जहाज इंडस्ट्री ये का आविष्कार होने मतलब ग्रोथ होने लगा आपको यूरोप में, मेनली ब्रिटेन में, ये ठीक है। आप देखिए आयरन इंडस्ट्री में इतना चेंजेस देखने को आया कि लगभग 1800 से लेकर के 1830 के आसपास में, 1800 से 1830 के आसपास में जो आयरन का उत्पादन था, प्रोडक्शन ऑफ आयरन था इंग्लैंड में, वो 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया आयरन इंडस्ट्री में, इतना सारा चेंजेस को आया। इतना नहीं, इसमें और ज़्यादा चेंजेस तब आया आपको हेनरी बेसेमर नाम के व्यक्ति थे ना, ये सब कॉमन मैन थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे बड़े बड़े। हेनरी बेसेमर ने क्या कर दिया, स्टील, एक सामान्य नॉर्मल और सस्ता स्टील बना दिया। स्टील क्या होता है, लोहा का एक रूप होता है, उसमें लोहा में ही क्या बोलते हैं उसको, कार्बन, एल्यूमिनियम और क्या क्रोमियम भी शायद थोड़ा सा डाला जाता है, तो ये सारे कुछ चीज़ें मिला करके जो नया चीज़ बनता है उसे क्या कहते हैं, स्टील का बर्तन होता है, उसमें जंग नहीं लगता, ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आप देखते हैं पुल सब बनाने में स्टील का ही यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी स्टील का ही यूज किया जाता है, आप घर सब में भी बिल्डर से भी लोहा के जगह छड़ के जगह पर स्टील छड़ ही डालता है क्योंकि वो स्ट्रांग होता है। तो हेनरी ने क्या किया, सस्ता स्टील आविष्कार कर दिया, जिससे और ज़्यादा इंडस्ट्री में क्या हुआ, बूस्ट आया, जिससे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या बहुत सारा ग्रोथ हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोयला और लोहा ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारा 4 चांद लगाने का प्रयास किया, बहुत ग्रोथ करने का प्रयास किया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हमारा जो था, ये हमने आयरन लाइन कट गया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, दिख रहा है हमें तो सुन ही रहेंगे। तो देखिए सारा कुछ हम लोग जुगाड़ करके ही चल रहे हैं, तो बहुत कुछ लाइन कटेगा, पाइप कटेगा, कुछ ना कुछ कटता ही रहेगा, तो ध्यान से सुनेंगे, 10 मिनट में हमको लगता है कवर कर लेंगे, ये 5 टॉपिक को इसमें कवर करना है। चलिए अब क्या आता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। देखिए सब कहानी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं।
ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ने भी कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रभावित किया, या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। उसके 5 मेजर चेंज में से चौथा चेंज क्या था, ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन का साधन। परिवहन का साधन क्या था, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो रास्ता था, जो उपकरण नए नए अपनाए गए, उसमें से पहला आपको दिखता है क्या, कैनाल। कैनाल यानी कि नहर, है ना। तो यूरोप में देखिए, आप देखिए कोयला का बहुत सारा माइंस मिलने लगा, लोहा का बहुत सारा माइंस यानी कि खान मिलने लगा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या है, कैनाल, बहुत सारे नहर बनाए जाने लगे, बहुत सारे नहर बने, जिसने क्या किया, आपको यूरोप में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को क्या कर दिया, बहुत बढ़ावा दे दिया। पहले देखिए किस लिए, कोयला और लोहा को एक शहर से दूसरे शहर, फैक्ट्री तक ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर नहर बनाए जाने लगे। उसमें आपको क्या, 1761 में पहला कैनाल बनता। कैनाल मतलब नहर, कहाँ, वर्सले कैनाल, वर्सले कैनाल या वर्सले नहर इसको कहते हैं, बनता कहाँ, इंग्लैंड में बनता। ये आपको मैनचेस्टर में एक जगह वर्सले, वहाँ से कोयला खान तक के लिए बनाया जाता पहला। इसके बाद क्यों, ये नहर बन जाने से पता है कितना परिवर्तन हुआ, क्योंकि सड़क से अभी भी जो हमारे देश में व्यापार या दुनिया में व्यापार होता है, वेट के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया का 95%, 100 किलो का सामान पूरे दुनिया मंगाते, तो 95 kg पानी के रास्ते से मंगाता है, 5 kg ही एरोप्लेन अन्य माध्यम से। क्यों, क्योंकि पानी के जहाज से माल आना बहुत सस्ता होता। एक पानी के जहाज में 100-1000 ट्रक के बराबर सामान होता, हमको लगता है इतना ज़्यादा सामान होता। तो वर्सले कैनाल पहला 1761 में बनता, कहाँ, लंदन में, इंग्लैंड में बनता। इंग्लैंड का जो मैनचेस्टर शहर है, वहाँ से कोयला के खान तक के लिए बनता, ताकि फैक्ट्री में आसानी से कोयला पहुँच जाए। फिर आपको देखिए, आप बर्मिंघम शहर सुने ना, बर्मिंघम पैलेस, इंग्लैंड की महारानी जहाँ या महाराजा जहाँ रहता, बर्मिंघम पैलेस का डेवलपमेंट भी इसी कारण से हुआ कि उसको बहुत सारे नहरों से क्या कर दिया था, कनेक्ट कर दिया था। तो बहुत सारे नहरों से कनेक्ट था, जिससे क्या, व्यापार तेजी से होने लगा, सामान तेजी से शहर में पहुँचने लगा, तेजी से व्यापार हुआ, तो पैसा ज़्यादा हुआ, पैसा ज़्यादा हो तो यूरोप बदल गया, ब्रिटेन बदल गया, बर्मिंघम शहर बदल गया, एकदम डेवलप हो गया। इतना ही नहीं, आपको पूरे यूरोप को, पूरे इंग्लैंड को नहरों के जाल से बिछा दिया गया। जितने भी अधिकतम, पता है, एक शहर, ये शहर है, ये दूसरा शहर है, इसके बीच में अधिकतम दूरी जो था आपको 15 माइल का, 15 माइल मतलब 25 किलोमीटर, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 15 माइल का डिस्टेंस था। किसके थ्रू, नहर के थ्रू। इस शहर से माल गया, इस नहर के थ्रू आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा माल गया, यहाँ से माल गया इस शहर में, फिर इस शहर में तीसरा, इसका अधिकतम दूरी 15 माइल था। तो इन सारे नहर के जाल को बनाने से क्या, यूरोप में आवागमन यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्ट तेजी से हुआ, जिससे क्या, यूरोप में व्यापार में क्या, और ज़्यादा बूस्ट मिला, स्पीड मिला, एक्सेलरेटर उसको मिलने लग गया। ठीक है, पता इतना ज़्यादा नहर बना, आपको 1786 से लेकर के 96, ये 10 साल के पीरियड को कैनाल मेनिया कहा जाता है। कैनाल मेनिया समझते हैं, नहीं कहता कि भूत सवार है, इसको काम का भूत सवार है, पढ़ने का भूत सवार है। तो वो जो नहर बनाने का भूत सवार था इंग्लैंड के लोगों को इस टाइम पीरियड में, 1786 से लेकर के 96 तक के पीरियड को इंग्लैंड में कैनाल मेनिया मतलब भूत सवार, एकदम आज करना ही है, एकदम से आज कुछ तूफानी करते हैं। तो ये लोग कैनाल 1786-96 तक क्या करा, बहुत सारे नहर बनाया, लगभग 4000 माइल, मतलब कि समझिए ना 6500 किलोमीटर से ज़्यादा नहर बना दे छोटा सा ब्रिटेन में, ताकि माल का यानी कि गुड्स का, सामान का तेजी से और सस्ता आवाजाही यानी कि ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो सके। तो ये सारे पीरियड था, लगभग ये सारे चीज़ें होगी। फिर बाद में आप देखते हैं सुएज नहर, 1869 में सुएज नहर बनता है, वो तो बाद की बात है, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये नहर वाला टॉपिक हमको लगता है समझ में आ गया। आप देखिए, परिवहन का दूसरा सबसे बड़ा साधन क्या आता है, रेलवे, है ना, इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, कहाँ गया भाई मिटाने वाला, ये रहा। चलिए आते हैं इसमें, दूसरा को भिंगा के, अच्छा इसी से हो जाएगा, कोई बात नहीं।
आते हैं। देखिए अच्छा, रेलवे में देखिए अब देखिए बहुत बड़े पैमाने हमने क्या बताया, 4,000 से ज़्यादा, मतलब 6-7-8,000 किलोमीटर इतना छोटा सा नहर में समझते हैं ना, नहर और नदी में अंतर। नदी प्राकृतिक होती है, नहर मानव निर्मित होता है। नदी से ही रास्ता निकाल दिया, पानी नहर टाइप बना दिया, वो क्या हो जाता है, नहर हो जाता है ना। ये मान के चलिए पहाड़ से निकला हुआ नदी है, इसी में से एक लाइन इधर गिर दिया तो नहर हो गया, इधर गिर दिया नहर हो गया, है ना, डैम बना करके। तो ये नहर है। तो पूरे यूरोप को अलग से शहर को क्या कर दिया, नहर से जोड़ दिया गया। पूरा शहर एक दूसरे नहर से जुड़ा हुआ है ना, कि अलग अलग माध्यम से हो, ताकि व्यापार आसानी से हो सके। अब देखिए, तो अब सब लोग क्या नहर से व्यापार करने लगा बड़े पैमाने पे, नहर में एकदम। तो देखिए नहर में पानी के जहाज कब चलेगा, जब पानी वर्षा होगी ठीक से तब। अब कभी सुखाड़ पड़ गया तो क्या करेगा, अभी सोचने वाली बात नहीं, तो क्या होगा, तब तो नहर के थ्रू तो नहीं जाएगा। पानी का जहाज तो पानी में ही चलेगा ना, नहर में पानी कब रहेगा, जब बरसात अच्छी होगी। तो कभी सूखा पड़ गया तो समस्या, या कभी बाढ़ आ गई तो समस्या, ठीक है। या आप फिर बहुत ज़्यादा, धर्मेश भाई इसको कहीं बिछा लीजिए, है ना। तो जब कभी बाढ़ आ गई तो ज़्यादा पानी नहर में समस्या आ गया। इसके अलावा भीड़ भाड़, नहर में बहुत बड़े पैमाने पे भीड़ भाड़, अब सब नहरे से चला था, जाम में लगने वाला समस्या हो गया। तो क्या होता है, रेलवे के क्षेत्र में भी यूरोप में, यानी कि मेनली इंग्लैंड में बहुत प्रगति होता है। कैसे, बहुत सारा इंजन, पहले रेल इंजन बनता है। 1814 में हम देखिए कैनाल कर लिया। अब आगे हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, रेलवे कर रहे हैं, ठीक है। रेलवे में क्या चर्चा कर रहे हैं, रेलवे में देखिए क्या होता है। 1814 में 1814 में क्या होता है, जॉर्ज स्टीफेंसन, ना रख दिया पे, जॉर्ज स्टीफेंसन, है ना, स्टीफेंसन, जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के व्यक्ति क्या कहते हैं, ये पहला रेल इंजन आपको बनाते हैं। ये रेल इंजन बनाते हैं, इसका नाम ये रॉकेट डालते हैं, रेल इंजन, इसका नाम ये रॉकेट डालते हैं, ठीक है। जॉर्ज स्टीफेंसन नाम के भाई साहब ने क्या करता, फर्स्ट भाप से, स्टीम से चलने वाला रेल इंजन बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम उन्होंने क्या डाला, रॉकेट। तो रेल इंजन बना दिया। बोगी तो ऑलरेडी इसको बनाना का प्रक्रिया, लोहा का आविष्कार हो ही चुका था, अलग अलग तरह के बॉडी बनाया जिससे कोयला आसानी से आ जा सके। अब देखिए 1814 में रेल इंजन बनाता है। आपको पहला रेल कब चलता है ये पूछता है, आपको जीके में भी पूछता है। पहला रेल आपको 1825 ईस्वी में चलता है। कहाँ, स्टॉकटेन से, आपको इस शहर का नाम बताते हैं, स्टॉकटेन, कहीं पे स्टॉकहोम भी देखे थे, लेकिन स्टॉकटेन इंग्लैंड का ही शहर है। स्टॉकटेन से लेकर के डार्लिंगटन रेल इंजन। आप कहाँ गया, एक सेकेंड। रॉकेट, रेल इंजन तो समझ गए। जॉर्ज स्टीफेंसन 1814 में क्या करते हैं, रेल इंजन का आविष्कार कर देते हैं। अब हम लोग अगला चर्चा करते हैं। चलिए, अब 1825 में स्टॉकटेन से लेकर के आपको डार्लिंगटन तक, डार्लिंगटन ये जगह का नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डार्लिंगटन, है ना। स्टॉकटेन से डार्लिंगटन तक क्या है, पहला रेलवे चलता, लेकिन ये पैसेंजर गाड़ी नहीं रहता, गुड्स कैरियर, यानी कि माल गाड़ी रहता। तो ये पूछा जाता है कि पहला माल गाड़ी कब चला था, पहला रेल कब चला था, तो 1825 में। लेकिन ये पैसेंजर गाड़ी नहीं था, गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहला बार यहाँ पे स्टॉकटेन से लेकर के डार्लिंगटन तक क्या है लेकर के गया था, ठीक है। फिर आपको इसमें चेंजेस आते हैं। फिर 10 साल बाद 1830 में आपको पैसेंजर गाड़ी, पहला पैसेंजर गाड़ी चलता है मैनचेस्टर, है ना, यूरोप में ही जगह, इंग्लैंड में ही जगह, मैनचेस्टर से लेकर के क्या लिवरपूल, ये दोनों कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। लिवरपूल, मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल तक आपको क्या पहला पैसेंजर गाड़ी चलता है, ठीक है, जिससे क्या आसानी से लोग आ जा सकते थे फैक्ट्री में काम करने के लिए। ग्रामीण इलाकों से भी जो था फैक्ट्री में शहर तक आ जा सकते थे, बड़े पैमाने पे सामान भी वापसी में या अदर करके जाती थी। तो बड़े पैमाने पे, अब इतना नहीं, धीरे धीरे रेलवे में इतना डेवलपमेंट होता है कि 1850 तक, 1850 तक पूरा यूरोप में, इंग्लैंड में ही, इंग्लैंड तो एक छोटा सा भाग है यूरोप का, तो ये पूरे यूरोप में, पूरे इंग्लैंड में 1850 तक क्या होता है, रेलवे का जाल बिछ जाता है ना। हर शहर
रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है, जिससे क्या सामान का, गुड्स का आसानी से आवाजाही यानी कि ट्रांसपोर्ट पॉसिबल हो पाता, लोग भी आसानी से आ जा सकते थे। तो इन सब ने भी क्या करा, ट्रेड को प्रोडक्शन में, देखिए रेलवे ने भी क्या करा, प्रोडक्शन में बूस्ट किया। कैसे? कोयला तेजी से पहुंचा दिया, नहर वाला तो करा ही, इधर एक फैक्टर नहीं था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, बहुत सारे फैक्टर थे, तो उसमें से रेलवे प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में ग्रोथ ला दिया, कोयला तेजी से ला दिया, आयरन ओर ला दिया, सामान को एक जगह कच्चा माल तेजी से ला दिया, बना हुआ माल मार्केट में पहुंचा दिया, लोगों को फैक्ट्री तक ला दिया। तो ट्रेड, कॉमर्स में, ट्रांसपोर्ट में इन दोनों फैक्टर ने क्या कर दिया, क्रांति ला दी। क्रांति यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया, समझे? तो ये सारी चीज़ें पता है आपको। 1830 से लेकर के 1830 से 50 के पीरियड को आपको क्या आ जाता है, रेल मेनिया। रेल मेनिया वही भूत सवार, इंग्लैंड के लोगों का, यूरोप के लोगों को रेल मेनिया हो गया था, मतलब अब भूत सवार हो गया। रेलवे लाइन बिछाना, खूब बड़े पैमाने पे रेलवे लाइन बिछाया गया। कब? इस पीरियड में लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास में, इस 10-12 साल में, 20 साल में क्या किया इन लोगों ने, रेल लाइन बिछा दी, जिससे बड़े स्पीड में, बड़े पैमाने पे क्या हुआ, ग्रोथ हुआ ट्रांसपोर्ट का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो ये था, हम लोगों ने 4 मेन टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है। और पाँचवा बस 5 मिनट का टॉपिक, उसमें हम लोग खत्म कर लेंगे। तो चलिए, ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन फैसिलिटी में हम लोगों ने देख लिया कितना ग्रोथ है। तो ये सारे 5 मेजर बदलाव थे जो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति के टाइम पीरियड में देखने को मिला। तो 5 पॉइंट था, 5 था, 4 हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 5वां पॉइंट को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगला पॉइंट आपको दिख रहा है क्या, सिटी ट्रेड एंड फाइनेंस। इसको हिंदी में कहते हैं आपको क्या, सिटी यानी कि टाउन यानी कि शहर, ट्रेड यानी कि व्यापार, फाइनेंस यानी कि वित्त। ये इसमें कैसे चेंज देखने को मिलता है, तो ये देखिए क्या होता है। सिटी, आप देखिए यूरोप में फैक्ट्री बड़े पैमाने पे बनने लगा। अब हस्त उद्योग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो समाप्त हो गया था। अब बड़े पैमाने पे मशीन से वस्तुएं बनाई जाने लगी, तो मशीन से किसी फिक्स एरिया में ही बनेगा। तो लोग का गांव में जो लोग सबके परिवार में, घर में अपना कॉटेज इंडस्ट्री था और कुटीर उद्योग था, वो तो समाप्त हो गया। अब सब लोग नगर में फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगे। तो जब किसी एक जगह जाएंगे तो लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो शहर का विस्तार हुआ, है ना, शहर फैला, बहुत सारे बड़े पैमाने में लोग बाहर से आकर के शहर में बसने लगे। तो इन शहर, कई सारे शहर का डेवलपमेंट हुआ। आपको लगभग कितना, 1 सेकेंड टाइम देख करके बताते हैं, रुकिए। अच्छा, 1750 से लेकर के 1800 के बीच में लगभग 21 ऐसे शहर थे, है ना, 19 शहर थे, जिसकी जनसंख्या और क्षेत्र दोनों 2 गुना हो गया। यानी कि जब कोई शहर पहले 50 किलोमीटर का था, अब वो क्या हो गया, 100 किलोमीटर का हो गया। अगर कोई शहर में 1 लाख जनसंख्या थी, तो वो क्या हो गया, 2 लाख जनसंख्या हो गया, सिर्फ इस 50 साल के पीरियड। फिर आगे ऐसे बढ़ता रहता। उस 19 में से सिर्फ 11 शहर आपको कहाँ पे थे, इंग्लैंड में। पूरे यूरोप में आपको 1750 से 1800 के बीच में 19 ऐसे शहर थे जिसकी जनसंख्या और क्षेत्र, एरिया दोनों डबल हो गया। उसमें से 11 आपको इंग्लैंड में था। तो इस 19 में सबसे बड़ा अगर कोई शहर डेवलप हुआ तो वो क्या था, वो लंदन, जो कि टेम्स नदी के किनारे बैठा हुआ है। ये इतना बड़ा शहर था, ये ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन गया। पूरे दुनिया का व्यापार यहीं से कंट्रोल होता था। पूरी दुनिया में, मेनली यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां थी, उसका हेड ऑफिस आपको लंदन में रहता था। लंदन इंग्लैंड की कैपिटल भी है, यूके की अभी वर्तमान में। तो ये था। तो आपने देखा सिटी कितने कैसे डेवलप हुए, तो उसमें सबसे बड़ा सिटी ये हो गया। तो सिटी वाला चैप्टर समाप्त कहा जा सकता है ना। आपको बहुत बड़ा शहर के डेवलपमेंट हुआ, ये तो इंग्लैंड तो बता दिया मैंने। अच्छा, सारे शहर नदी रूट के थ्रू कनेक्ट हो चुके थे, रेलवे रूट के थ्रू कनेक्ट हो चुके थे। आप पहले देखा ट्रेड, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रेड भी बड़े पैमाने पे बढ़ा। सब ट्रेड का ग्लोबल, पूरे दुनिया का ग्लोबल ट्रेड सेंटर लंदन के रूप में उभर करके आया, है ना। यहाँ पे आपको ये तो बता ही दिया, तो ग्लोबल ट्रेड सेंटर आया। इसके अलावा जब ट्रेड नदी मार्ग से सारे शहर जुड़े हुए थे, तो जहाज निर्माण उद्योग भी बता दिए थे। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पे कोस्टर बनने लगे। कोस्टर शहर सब ज़्यादातर आपको नदी तट के यानी कि समुद्र तट के आसपास में डेवलप थे। तो वो एक जहाज़ था, कोस्टर एक जहाज़ था जो एक शहर से दूसरी जगह माल को लेकर के जाता था या इंसानों को भी लेकर के जाता था, क्रूज टाइप में। तो कोस्टर डेवलप हो गया। ट्रेड का बता ही दिया कि व्यापार में भी कई गुना परिवर्तन आ गया आपको, है ना। आप फाइनेंस,
तो देखिए कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए भी लोन लेना पड़ा मोबाइल का, बोर्ड तो और भी जुगाड़ से। तो व्यापार शुरू करने में इन्वेस्ट लगता है। अभी भी हमको अब चाहेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना, अगर हमको ढंग से इसको करना होगा तो बड़े बड़े व्यापार करने में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो आपको इंग्लैंड में कई सारी बैंकें खुलने लगी है ना। सबसे मेनली आपको इंग्लैंड, लंदन में खुला, इंग्लैंड में खुला 1694 में, 1694 में, फिर लाइट गया, चलिए 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना होती है ना। ये बैंक क्या करता है? बड़े पैमाने पर लोन बांटता है। किसको? जो भी, अच्छा आपके पास कोई आइडिया है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है लीजिए, लोन लीजिए, व्यापार कीजिए। अब जितने भी बड़े बड़े अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला है ना, इन सब का नाम सुनते हैं, उन लोग का जितना संपत्ति ना उससे 2 गुना वो लोग लोन ले करके रखे हैं। तो क्या लोन लेने पे कम इंटरेस्ट पे लोन लेता है, कमाता ज़्यादा है इन्वेस्ट करके अलग अलग चीज़ों में। तो लोन लेना भी ठीक है, लेकिन लोन लेकर के लोन भरना गलत होता है। तो क्या होता है, बड़े पैमाने पे लोन बांटा, तो लोग नए नए इनिशिएटिव, अच्छा ये फैक्ट्री लगा दिया, ये इंजन आविष्कार करवा दिया, कुछ बना दिया, तो नए नए फैक्ट्री आविष्कार, एक्सपेरिमेंट चलता रहता था। तो जिसने क्या करा, आपको यूरोप के सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। आप पता है आपको 1820 तक है ना, 18 देखिए 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना, 1820 तक लगभग 600 से ज़्यादा बैंक आपको इंग्लैंड में थे, यूरोप में थे, और उसमें से इंग्लैंड में थे, यूरोप कहाँ, इंग्लैंड में सिर्फ 600 से ज़्यादा बैंक हो गए थे। 100 बैंक तो आपको सिर्फ अकेले लंदन में, 100 से ज़्यादा, 150 बैंक सिर्फ लंदन में था। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर को कहता है कि अच्छा भाई तुमको लोन चाहिए, ठीक है लोन लो, लाओ इन्वेस्ट करो, नए नए इंडस्ट्री लगाओ। तो इन सारे फैक्टरों ने क्या करा, कंबाइंड रूप से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूस्ट दिया, ग्रोथ किया। तो हमने कंबाइंड रूप से आपको बता दिया कि कैसे ये 5 फैक्टर, जो 5 मेजर चेंजेस, 5 बड़े बदलाव आपको देखने को मिले क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में। इस टाइम पीरियड में ही आपको 26,000 से ज़्यादा आविष्कारक हुए। जितना आविष्कार बता वो सब कॉमन मैन थे, है ना। कोई लोहार था, कोई सोनार था, है ना, कोई लोहारी वाला काम करता था, कोई नाई था। एक्सपेरिमेंट करके पैसा बैंक दे रही थी अन्य चीज़ों से, तो एक्सपेरिमेंट का अच्छा लगाओ, कुछ प्रयास हो, फेल होगा। तो इन सारे चीज़ों ने क्या करा, कंबाइन, ये 5 जो फैक्टर मैंने बताया उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत बड़ा बूस्ट दिया, बहुत ग्रोथ दिया। तो यही था 5 फैक्टर। अगला में हम आपको बताएंगे कि इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा उसके समाज में, अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, इसके अलावा कैपिटलिज्म, ये सारे चीज़ों, पॉलिटिक्स में क्या बदलाव देखने को मिला। तो ठीक है, वीडियो को ध्यान से 2 बार सुनिए, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।